हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 कर रहे हैं, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। इसी चैप्टर की 3 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो पहले उन्हें देख लीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारी की सारी वीडियोस एक साथ देख पाएँ। हमने पिछली वीडियोस में हम्पी की वास्तुकला के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने देखा था कि सूरत किस तरह से पश्चिम का एक मुख्य द्वार बन गया था। आज की वीडियो में हम उसी का कॉन्टिन्यूएशन यानी उसी से अगला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। अब मसूलीपट्टनम जो जगह है उसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। और मछलीपट्टनम कहाँ स्थित था ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे अंडरलाइन भी कर लीजिए और साथ ही साथ इसे याद रखिएगा कि मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जो नगर था वो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। और 17वीं सेंचुरी में यानी 17वीं शताब्दी में ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइमलाइट आया यानी फेमस हो गया था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों ही जो देश थे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयत्न किया यानी कोशिश की थी, क्योंकि उस समय आंध्र का जो तट था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पोर्ट बन गया था, पत्तन बन गया था। आप जानते हैं ना, पत्तन यानी कि यहीं से सारे के सारे कंट्रीज़ के लिए जो शिप्स जाया करते थे वो यहीं से जाते थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया था। और इसी कारण से हॉलैंड और इंग्लैंड जो थे वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल करना चाह रही थी। अब मसूलीपट्टनम का जो किला था वो किसने बनाया था? वो बनाया था हॉलैंड के वासियों ने। यानी मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था ये 1 मार्क में आपको आ सकता है। मसूलीपट्टनम का किला जो है वो हॉलैंड के वासियों ने, हॉलैंड के लोगों ने बनाया था। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरलाइन दिस। अब गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे उन्हें बहुत ज़्यादा डर था इस चीज़ का कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को पूरी तरह से अपने हाथ में ना ले ले, है ना। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड और हॉलैंड की, वो पूरी तरह से चाह रही थी नियंत्रण करना किस पर? मसूलीपट्टनम के पोर्ट्स पर, वहाँ के जितने भी पत्तन थे उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी। तो इसलिए गोलकुंडा के जो शासक थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर था। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी कपड़े, मसाले और बाकी चीज़ें जो कि बेची जाती थी उस समय, उन पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से इन चीज़ों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, मोनोपोली बना ली। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी वहाँ के व्यापारी थे, व्यापारियों के जो ग्रुप्स बने हुए थे, समूह बने हुए थे, जैसे कि गोलकुंडा के कुलीन वर्ग थे उसमें, फारसी सौदागर थे उसमें, और साथ ही साथ यूरोपियन व्यापारी भी थे उसमें। उन लोगों ने आपस में इतनी ज़्यादा समूह तो बनाया ही बनाया, साथ में एकता इतनी ज़्यादा दिखाई कि उनमें आपस में इतनी एकता थी कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र भी बन गया और साथ ही साथ बहुत समृद्धिशाली जगह भी बन गई। अब उस समय जो मुगल रूलर्स थे, मुगल शासक जो थे, उन्होंने गोलकुंडा पर अपनी पूरी तरह से शक्तियां बढ़ा ली और नियंत्रण पाने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्रतिनिधि सूबेदार जिसका नाम था मीर जुमला, तो मीर जुमला जो कि खुद भी एक सौदागर था, यानी कि खुद भी एक मर्चेंट जो था, उसने क्या किया कि हॉलैंड को और अंग्रेज़ों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। डिवाइड एंड रूल हमने सुना है ना पहले भी, यानी कि 2 लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, पूरी की पूरा जो फ़ायदा था वो मीर जुल्मा लेने लगा। और इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट हुआ अंग्रेज़ों को और हॉलैंड वासियों को लड़ाकर कि 1686 और 87 के बीच में मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब थे उन्होंने पूरी तरह से गोलकुंडा को अपने कब्ज़े में कर लिया और मुग़ल साम्राज्य बन गया वो। अब यूरोपियन जो कंपनी थी वो तो चिंता में आ गई। उनको लगा कि ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो धीरे धीरे हम अपना सारा साम्राज्य खोते जाएंगे। तो उनको लगा कि कोई ना कोई दूसरा तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ पत्तनों पर यानी पोर्ट्स पर और भीतरी जो प्रदेश थे उनके जो उत्पादन केंद्र यानी सेंटर्स जो थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ तो संबंध बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें नए नए सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे, है ना। कंपनी खोलने के लिए नई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी और वो नई जगह ढूंढने के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्य भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी। यानी कि उन्होंने पूरी तरह से सोच लिया था कि अब हमको पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल जो है अपना वो पूरी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितनी जगह हमारे पास बची है वो भी धीरे धीरे
मुगलों के कब्जे में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कंपनी के जो व्यापारी थे, जब वो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास चले गए, मुंबई यानी कि जिसे हम पहले बॉम्बे कहते थे, और कलकत्ता जिसका न्यू नेम अब कोलकाता है, और मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं। अब जब कंपनी के व्यापारी वहाँ चले गए, तब क्या हुआ, मसूलीपट्टनम का भी धीरे धीरे अपने व्यापार से उनका नियंत्रण खो बैठा, यानी कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठा। और धीरे धीरे जिस तरह हमने हम्पी और सूरत का पतन पढ़ा था, उसी तरह 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी में यहाँ का भी धीरे धीरे पतन हो गया। और आज अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे नगरों के रूप में स्थापित हैं, कोई बहुत बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स नहीं रहे जैसे कि बहुत पहले हुआ करते थे। तो चलिए अब देखते हैं नए नगर और व्यापारी। अब क्या था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के जो देश थे, वो 16th और 17th सेंचुरी में व्यापार की दृष्टि से, यानी वो व्यापार इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे मसालों का, कपड़ों का, कि वो इसी में दिन रात लगे रहते थे। और उन्होंने क्या किया कि इसी कारण वो फेमस तो हुए, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस के जो देश थे, इन्होंने वाणिज्य की गतिविधियां इतनी ज़्यादा अपनी बढ़ा ली, ट्रेड जो था अपना इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि इन्होंने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हॉलैंड और इंग्लैंड की थी, उनका उद्देश्य ही यही था कि वो मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण पा सके। और नियंत्रण क्यों पाना चाहते थे वो, ताकि उनका धीरे धीरे जो व्यापार था वो और ज़्यादा फैलता रहे। अब शुरू में क्या था, मुल्ला अब्दुल गफूर इस नाम से, और एक और थे जिनका नाम था वीरजी वोरा। ये भारतीय व्यापारी थे जो जिनके पास बहुत ज़्यादा जहाज़ थे और बहुत समृद्ध व्यापारी होते थे ये भारत के। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने क्योंकि अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे थे, वो उन्होंने ना सिर्फ इन दोनों का मुकाबला किया, बल्कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपने समुद्र व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी नौशक्तियों का प्रयोग किया, यानी अपनी जो नेवल पावर्स थी उनका यूज़ किया। और साथ ही साथ जितने भी अच्छे भारतीय व्यापारी थे उनको अपने एजेंट के रूप में रख लिया। और इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों की वाणिज्य और राजनीतिक शक्तियाँ जो थी वो धीरे धीरे उभरती गई और उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब क्या था कि वस्त्रों की मांग तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई, ये सारे जो वर्क्स थे, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जितने भी कॉटन टेक्सटाइल्स थी, तो वो इतनी ज़्यादा डिमांड में आती जा रही थी कि जैसे वीविंग है, स्पिनिंग है, डाइंग, ब्लीचिंग, ये सब काम जो थे वो धीरे धीरे उभरते जा रहे थे। यहाँ तक कि जो भारतीय वस्त्र थे उनका रंग रूप और डिज़ाइन भी धीरे धीरे बदलता गया। क्यों बदलता गया? क्योंकि अब जो शिल्पकार थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रहे काम करने के लिए, वो अपने इंडिपेंडेंस से काम नहीं कर सकते थे। वो कैसे काम करते थे? शिल्पी जन जो थे वो पेशगी की प्रणाली पर काम करते थे। अब ये पेशगी क्या है कि जिनके लिए वो काम करते थे, यानी यूरोपियन एजेंट्स के लिए जिनके लिए वो काम करते थे, उनसे पहले ही पैसा ले लिया करते थे और फिर उनके लिए कपड़ा बुनते थे। ना सिर्फ कपड़ा बुनते थे, बल्कि उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि वो अपने द्वारा बुने गए जो कपड़े थे वो अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते थे, ना ही वो अपने डिज़ाइंस के कपड़े बना सकते थे। उनको कपड़े बेचने के लिए भी और उनका डिज़ाइन करने के लिए भी यूरोपियन एजेंट से पूछना पड़ता था। और जिस तरह के उनको ऑर्डर्स दिए जाते थे, जैसे उनको यूरोपियन एजेंट बताते थे, उसी डिज़ाइन के कपड़े और उन्हीं के जिस तरह से वो कहते थे कि जहाँ पर कपड़े बेचने हैं, कितना मूल्य लगाना है, बिल्कुल उन्हीं के यूरोपियन एजेंट्स के कहे अनुसार ही उन्हें करना पड़ता था ऐसा। अब क्या था, 18th सेंचुरी में यानी 18वीं शताब्दी में बम्बई यानी मुंबई में, कोलकाता में और मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं, ये जो 3 नगर थे ये बहुत ही फ्लरिश होने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यापार का जो काम था वो बहुत फेमस होने लगा। जगह जगह इनके नए नए व्यापारिक केंद्र यहाँ पर बन गए। क्या था कि शिल्प और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, यानी क्राफ्ट में और ट्रेड में बहुत चेंजेस आने लगे। अब ये चेंजेस क्यों आए? क्योंकि बुनकर जैसे जो कारीगर थे और सौदागर जो थे, उन्होंने यूरोपियन कंपनीज जो थी उनके द्वारा बनाए गए ब्लैक टाउन्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि ये जो ब्लैक टाउन्स जो होते थे, ये कौन से थे? ब्लैक टाउन्स थे जिनको यूरोपियन कंट्रीज़ ने छोटे छोटे नगरों को ब्लैक टाउन्स के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया था, जहाँ पर कारीगर जो थे उनके हिसाब से, उनके ऑर्डर्स के हिसाब से काम किया करते थे। तो ये सब हमने पढ़ा नए नगर और व्यापारियों के बारे में।
चलिए अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और इनकी पिक्चर आप बुक में देख भी रहे होंगे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, यानी ही वॉज अ पोर्चुगीज सेलर। अब इन्होंने अटलांटिक महासागर के साथ साथ बहुत सी यात्रा की थी और केप ऑफ गुड होप से ये शुरू हुए थे और वहाँ से निकलकर इंडिया पहुँचे थे। और इंडिया पहुंचने के लिए इन्होंने हिंद महासागर का रास्ता लिया था। उसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि जब इन्होंने पहली यात्रा की थी तो उसमें उनको 1 साल से भी ज़्यादा समय लगा था। और 1498 में कालीकत जब ये पहुंचे थे, उसी के बाद नेक्स्ट ईयर अगेन ही स्टार्टेड टू पोर्तुगीज़। और पोर्तुगीज़ में वो कहाँ गए थे? जो पोर्तुगीज़ की कैपिटल हुआ करती थी लिस्बन, वहीं पर वो वापस लौट गए थे कालीकत जाने के बाद। अब ये जो यात्रा उन्होंने समुद्री यात्रा की थी, उसमें 4 जहाज़ वो लेके गए थे, जिसमें 170 यात्री थे, 170 यात्री थे और 4 समुद्री जहाज़ थे, जिसमें से सिर्फ 2 जहाज़ लौट पाए, यानी कि 2 जहाज़ बीच में ही नष्ट हो गए। और उन 2 जहाज़ों में काफ़ी लोग मारे गए और सिर्फ 54 यात्री जो थे वो वापस लौट पाए। अब इतने सारे खतरे उन्होंने लिए, लेकिन फिर भी जो मार्ग उन्होंने खोज निकाला वो बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने, हॉलैंड वासियों ने और साथ ही साथ फ्रांसीसी जो नाविक थे, फ्रांसीसी सेलर्स जो थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उन्होंने यही रूट अपनाने लगे, यानी इसी रूट से व्यापार करने लगे। अब एक इटालियन सेलर थे, यानी इटली वासी जो नाविक थे, उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत पहुंचे थे तो उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया, यानी उन्होंने सोचा अटलांटिक महासागर से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे। अब उनको तो पता था कि धरती गोल है, हम सभी को पता है ना, तो इसलिए उन्होंने पश्चिम से यात्रा शुरू की और जैसे जैसे वो यात्रा करने लगे वो भारत भी पहुंच गए। अब 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर जब वो पहुँचे, और इसी कारण से आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि क्योंकि वो वेस्ट से इंडिया की तरफ चले थे और जब वो वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुँचे थे, इसीलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ा था। अब उनके पीछे पीछे क्या हुआ कि स्पेन और पोर्तुगल के जो नाविक थे वो भी उसी रूट को अपनाते थे। उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका, यानी सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े भागों को अपने कब्जों में ले लिया था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ और अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेज, यानी एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो करने वाले हैं। तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी विल डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड सी यू वेरी सून। बाय बाय।